टुडे वी विल डिस्कस डीबे-हकल थ्योरी और डीबे-हकल-ओसेंगर इक्वेशन। तो बेटा ये फर्स्ट थ्योरी है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस को एक्सप्लेन करती है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है और जब आप उसको डाइल्यूट करते हैं तो उसका कंडक्टेंस बढ़ता है। ये हम पिछली जो भी हमने थ्योरीज़ की उसमें हमने देख लिया था, लेकिन क्यों बढ़ता है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे क्योंकि आयनाइजेशन तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं होते, तो फिर भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस क्यों बढ़ता है। तो जो कंडक्टेंस है वो नंबर ऑफ आयंस पे तो डिपेंड करता ही है, उसके साथ साथ स्पीड ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है। तो कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ आयंस पे, और दूसरा है स्पीड ऑफ आयंस पे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो आयन की जो स्पीड है डाइल्यूशन के साथ वो इंक्रीज़ हो जाती है, और ये कैसे इंक्रीज़ होती है ये हम देखेंगे। तो जो बेसिक आइडिया है वो क्या है कि मान लो एक इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर एग्जांपल NaCl, उसको आपने वाटर में डिज़ोल्व कर दिया। वाटर में डिज़ोल्व होने पे इसमें क्या बनेगा? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन। तो मान लो आपने एक बीकर में इसको डिज़ोल्व कर दिया, तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज आयन नेगेटिवली चार्ज आयन से सराउंडेड हो जाएगा। इसमें पॉजिटिवली चार्ज आयन क्या है? Na पॉजिटिव सोडियम आयन, और नेगेटिवली चार्ज आयन क्या है? क्लोराइड आयन। तो एक लेयर बना दी अपोजिटली चार्ज आयन ने, इसके साथ साथ यहाँ पे वाटर भी है, तो वाटर भी अरेंज हो जाएगा अपने आप इसके सराउंडिंग में। अब नेगेटिवली चार्ज आयन्स हैं तो वाटर किस तरह से अरेंज होगा? पॉजिटिव एंड के थ्रू। यहाँ पे पॉजिटिव एंड वाटर में कौन सा है? हाइड्रोजन। इनके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से पॉजिटिवली चार्ज आयन के चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज आयन, और नेगेटिव चार्ज आयन की तरफ जो सोलवेंट मॉलिक्यूल है उसकी एक लेयर अरेंज हो जाएगी। इन द सेम वे अगर आप नेगेटिवली चार्ज आयन को सेंट्रलाइज करेंगे तो उसके चारों तरफ पॉजिटिवली चार्ज आयन आ जाएंगे और सोलवेंट की लेयर। अब सोलवेंट इस केस में कैसे अरेंज होगा? फॉर एग्जांपल सोलवेंट वाटर है तो वो नेगेटिव एंड के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव एंड, और ऑक्सीजन क्या है? नेगेटिव एंड। तो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ अरेंज हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन अमंग, यहाँ पे क्या आएगा बेटा? अपोजिटली चार्ज आयन। इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन अमंग अपोजिटली चार्ज आयन विच अफेक्ट द स्पीड ऑफ आयन इन इलेक्ट्रिक फील्ड आर कॉल्ड इंटर आयनिक अफेक्ट्स। तो इंटर आयनिक अफेक्ट कम होने की वजह से डाइल्यूशन के साथ साथ इंटर आयनिक अफेक्ट कम होते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस बढ़ता है। वो हम देखेंगे। फर्स्ट देखते हैं हम रिलैक्सेशन अफेक्ट या एसिमेट्रिक इफेक्ट। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो चारों तरफ किससे सराउंडेड होगा? नेगेटिवली चार्ज आयन से। अब यहाँ पे क्या है? कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस नहीं लगा रखी, कोई इलेक्ट्रिसिटी आपने अप्लाई नहीं कर रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है? सिमेट्रिकली अरेंज होगा। आयनिक क्लाउड जो बन रहा है इसके चारों तरफ वो क्या है? सिमेट्रिकल अरेंज, सिमेट्रिकली स्फेरिकल सिमेट्री होगा इसकी। लेकिन आपने क्या कर दिया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दी, यानी कि आपने इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब इलेक्ट्रोड लगा दिए तो आप सिर्फ अगर पॉजिटिवली चार्ज आयन पे फोकस करोगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये मान लो इसमें ये है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये वाला नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो ये पॉजिटिव क्या है? ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। अब ये सेंटर में था, इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ आप पॉजिटिवली चार्ज आयन को कंसीडर करेंगे तो अभी आगे बढ़ गया तो इसके फ्रंट में कम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आयन है और बैक में ज़्यादा नंबर ऑफ आयन्स है। तो ये जो पीछे वाले आयन्स हैं, जो ज़्यादा नंबर ऑफ आयन्स है, इनके बीच में यानी कि नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज इनके बीच में भी अट्रैक्शन है, और इसको यहाँ से भी अट्रैक्शन मिला हुआ है, आपने इलेक्ट्रोड की तरफ भी मूव करा है। तो क्या होगा? इन दोनों आयन के बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो इसको कम स्पीड से आगे बढ़ने देगा। अगर ये नेगेटिवली चार्ज आयन इसके चारों तरफ नहीं होते तब ये अपनी इलेक्ट्रोड की तरफ जिस स्पीड से बढ़ता, या इनकी प्रेजेंस में, तो इनकी प्रेजेंस में ये क्या करेंगे? इसको पीछे खींचेंगे, आगे बढ़ने से रोकेंगे, इसकी स्पीड को कम करेंगे। तो हाई कंसंट्रेशन पे क्या होता है? ये चारों तरफ जो इंटर आयनिक इंटरेक्शन है वो ज़्यादा होता है, वो उसको पीछे खींचेंगे, स्पीड को कम करेंगे, कंडक्टेंस को कम करेंगे। तो अब ये सिमेट्रिकल क्लाउड है, जैसे ही इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया तो क्लाउड क्या हो गया? एसिमेट्रिकल हो गया।
एसिमेट्रिकल होने की वजह से पीछे ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस हो गए जो इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में खींचेंगे, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक इफेक्ट। दूसरा इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन इफेक्ट। रिलैक्सेशन इफेक्ट क्यों, कि एक क्लाउड बन गया, बना हुआ है, अब इलेक्ट्रोड लगा दिया आपने, तो क्लाउड क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। जो पहले वाला क्लाउड था वो टूट गया है, इसके साथ साथ इसमें एक नया क्लाउड और बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो पुराना वाला क्लाउड है वो इतनी जल्दी डिस्टर्ब नहीं होता और नया वाला क्लाउड इतना जल्दी बनता नहीं। तो ये जो टाइम लैग है इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दूसरा इसका नाम क्या हो सकता है, रिलैक्सेशन इफेक्ट। तो जब अपोजिटली चार्ज आयन किसी आयन को पीछे की तरफ ड्रैग करते हैं, बैकवर्ड फोर्सेस लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल इफेक्ट या रिलैक्सेशन इफेक्ट। दूसरा, इस आयन की स्पीड कम क्यों होगी, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट की वजह से। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट क्या है, मैंने बताया आपको कि अपोजिटली चार्ज आयन के साथ साथ सोलवेंट की लेयर है, ये वाली लेयर। अब मान लो मैंने बताया था नेगेटिव चार्ज और वाटर है, तो ये हाइड्रोजन आयन के थ्रू इससे अटैच होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन है। अब आपका आयन अंडर कंसिडरेशन इस डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ भी तो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सोलवेंट मॉलिक्यूल इस इनसे बाउंडेड है, सोलवेंट मॉलिक्यूल भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम नदी में तैरते हैं बहाव के साथ तो कम एनर्जी लगानी पड़ती है, लेकिन अगर हम बहाव के अगेंस्ट तैरेंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। तो सेम सिचुएशन इसमें है कि जो सोलवेंट मॉलिक्यूल हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो, और आपका जो आयन है अंडर कंसिडरेशन वो बहाव से दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, उसकी स्पीड को रिटार्डेशन मिलेगा, और इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, ये वाला। थर्ड, एक और रिटार्डिंग फोर्स होगा इस सिचुएशन में, वो होगा आपका जो सोलवेंट है उसकी विस्कोसिटी कैसी है। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो स्पीड को कम कर देगा, अगर विस्कोसिटी कम है तो स्पीड को बढ़ा देगा। दूसरा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये मीडियम की नेचर को डिफाइन करते हैं। तो मीडियम अपने नेचर की वजह से भी जो आपका आयन अंडर कंसिडरेशन है उसकी स्पीड को अफेक्ट करता है, और ये सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज आयन के साथ नहीं होता, ये नेगेटिवली चार्ज आयन के साथ भी होगा। मैंने बताया था इन द सेम वे नेगेटिव चार्ज आयन की तरफ अपोजिटली चार्ज आयन होंगे, फिर वाटर मॉलिक्यूल यानी कि सोलेंट मॉलिक्यूल अपने आप को अरेंज कर लेंगे। तो दोनों केसेस में पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन के दोनों ही सिचुएशन में एसिमेट्रिक इफेक्ट भी अप्लाई होगा, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट भी अप्लाई होगा, और जो मीडियम है, जो सोलवेंट है, उसकी नेचर, उसकी विस्कोसिटी की वजह से भी उसकी स्पीड रिटार्ड होगी। तो इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद डिबे हकल और ओसेंगर उन्होंने एक इक्वेशन दी। पहले डिबे हकल ने एक इक्वेशन दी जो हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, फिर ओसेंगर ने इसको मॉडिफाई कर दिया। वो इक्वेशन थी ये क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन C इक्वल्स टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस 82.4 अपॉन dt अंडर रूट। dt यहाँ पे क्या है, d है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, t है टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, इनटू ईटा, ईटा क्या है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ द मीडियम, प्लस 8.2 इंटू 10⁵ अपॉन dt रेज टू पावर 3/2 इंटू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इंटू C। तो जो हम शुरू में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने इक्वेशन ली थी वो हमारी क्या थी, मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इक्वल्स टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस B अंडर रूट C। तो अब इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन हो गए हैं, तो इस टर्म को हम एक कांस्टेंट मानते हैं, इस टर्म को हम दूसरा कांस्टेंट मानते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन C इक्वल्स टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस A प्लस B इंटू मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इन सब की मल्टीप्लिकेशन है अंडर रूट C के साथ। तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y इक्वल्स टू mx प्लस C।
एक्स क्या है इसमें √c, वाई क्या है मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, एम क्या है ये स्लोप जो कि नेगेटिव होगा, और ये क्या है इंटरसेप्ट। तो अब इस इक्वेशन का हम वेरिफिकेशन देखेंगे तो क्या करेंगे, मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट का और उसको कंसंट्रेशन के वर्सेस प्लॉट करेंगे। तो हमें क्या मिलना चाहिए, लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है तो लीनियर। अब स्लोप क्या है नेगेटिव, तो लीनियर ग्राफ आना चाहिए विद नेगेटिव स्लोप, इस तरह से हमारे ग्राफ आएंगे। तो ये हमारा थ्योरेटिकल इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग है। फिर हम कैलकुलेट करेंगे और पॉइंट्स, तो अगर ये ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइट में ये पॉइंट्स इन लाइंस के ऊपर ही लाई करेंगे। तो ये इसका वेरिफिकेशन है कि हमने सही इक्वेशन को डिराइव किया है। अब कुछ केसेस में रिज़ल्ट थोड़े से मैच नहीं करते, उसका रीज़न ये है कि जब उन्होंने क्या माना कि पॉजिटिव अपनी तरफ इलेक्ट्रोड की तरफ घूम रहा है और नेगेटिवली चार्ज उसको ड्रैग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कंसीडर नहीं किया कि ये नेगेटिवली चार्ज आयंस भी अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे होंगे। तो इसलिए जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से वेरी करते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली पहले वाले रिजल्ट के कंपैरिजन में बेटर रिजल्ट है। तो जो डीबे-हक्कल-ओसेंगर इक्वेशन है वो क्या एक्सप्लेन करती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बिहेवियर, कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ बढ़ता है, लेकिन क्यों बढ़ता है, क्योंकि ज़्यादा कंसंट्रेशन पे इंटर आयनिक इंटरेक्शन होते हैं। और इंटर आयनिक इंटरेक्शन कौन से हैं, उसमें एसिमेट्रिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट है और विस्कोसिटी सॉल्वेंट की विस्कोसिटी की वजह से अफेक्ट है। जैसे ही आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो इंटर आयनिक इंटरेक्शन कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं होते सिग्निफिकेंटली। नंबर ऑफ आयंस तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कम कंसंट्रेशन पे भी ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं होते। कम क्या होता है डाइल्यूशन के साथ, इंटर आयनिक इंटरेक्शन, इस वजह से उनका कंडक्टेंस बढ़ता है। इनफ फॉर टुडे बेटा।